कैसे हैं आप सभी। तो जनरल साइंस के अंदर हम आरपीएफ की जो जनरल साइंस पढ़ रहे हैं उसमें फिज़िक्स की आज हमारी चौथी क्लास है। हमें चौथा दिन हो चुका है फिज़िक्स पढ़ते हुए। इस क्लास में भी हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीछे आरपीएफ के अंदर या कुछ क्वेश्चंस रेलवे के अंदर। आरपीएफ के तो लगभग क्वेश्चन हैं वो सारे ही आ जाएंगे इन क्लासों में, और बाकी रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं। सीधी रेखा के सापेक्ष जो वस्तुओं की गति होती है वो सरल रेखीय गति होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसका है वो करेक्ट आंसर होगा, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति की अब हम उदाहरणों की अगर बात करें तो जैसे बंदूक से निकली हुई गोली जो एक सरल रेखा में गति करती है, जैसे लिफ्ट की गति, ठीक है, ये सरल रेखीय गति के उदाहरण हैं। तो सीधी रेखा के सापेक्ष जो वस्तुओं की गति होती है उसे क्या कहा जाता है, सरल रेखीय गति। अगला क्वेश्चन है ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है। यानी ताप को किस उपकरण से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से, मैनोमीटर से, कैलोरीमीटर से, गैल्वेनोमीटर से। तो आपका जो ताप के स्थानांतरण को मापा जाता है वो कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। इससे हम जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा, भौतिक उपकरणों की ऊष्मा, उनको मापने में या ऊष्मा की धारिता को मापने के लिए इस उपकरण का है वो उपयोग किया जाता है। किसका, कैलोरीमीटर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है समय अवधि का सूत्र क्या है। समय अवधि का सूत्र क्या है। तो समय अवधि का जो सूत्र होता है आपका, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, आवर्ती बटे 2 बटे आवर्ती अपॉन 4, 1 अपॉन आवर्ती। तो इनमें से जो हमारा समय अवधि का जो सूत्र होगा वो डी ऑप्शन वाला आपका करेक्ट आंसर है। 1 बटे आवर्ती वाला आपका जो है वो सूत्र बिल्कुल सही होगा, 1 अपॉन आवर्ती। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाता है। अगर आवर्तकाल का जिक्र हो तो 1 बटे टी ये आवर्तकाल का सूत्र होता है। ये आवर्ती और आवर्तकाल दोनों अलग अलग राशियां हैं लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। 1 बटे टी यानी टी को हम आवर्तकाल और एफ को आवर्ती माने तो टी बराबर यानी आवर्तकाल बराबर 1 बटे एफ होगा और एफ बराबर 1 बटे टी। ठीक है। इस प्रकार से ये संबंधित है एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण जो प्राप्त ऊर्जा है उसे क्या कहा जाता है। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, सौर ऊर्जा कहा जाता है, या गतिज ऊर्जा कहा जाता है, या फिर भूतापीय ऊर्जा। अब इस नाम में देखो, भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका है वो सही आंसर होगा, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी से जो प्राप्त में ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप हमारा वो क्या है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। प्रति इकाई समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। तो आपका बी ऑप्शन इसका वो सही उत्तर होगा। और त्वरण का मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका जो है इसका मात्रक होगा, इसका त्वरण का। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है। प्रति सेकंड जो दोलनों की संख्या है उसको क्या कहा जाता है दोलन की घटना में? समय सीमा, आयाम, आवर्ती या तरंग दैर्ध्य। तो क्या कहा जाता है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड जो दोलनों की संख्या होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आवर्ती, यानी जो आपका सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, आवर्ती। और दोलन की जो गति होती है, जो अगर किसी एक पिंड है वो अगर इधर, जैसे मान लो ये एक पिंड है, ये अगर इधर से इधर ऐसे जो गति करता है, इधर उधर जो गति करता है, या इधर उधर की जो कंपन है, ये जो गति है इसे दोलन गति कहते हैं, ठीक है। किसी पिंड की इधर उधर जो गति करता है वो दोलन गति कहलाती है, ठीक है। आवर्ती की अगर हम बात करें तो आवर्ती क्या होती है, प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, ठीक है। किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती है तो यह परावर्तन कहलाता है। यानी यह परावर्तन है वो क्या कहलाता है, प्रवाही परावर्तन कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है, संचरित परावर्तन कहलाता है, या फिर नियमित परावर्तन कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक ऐसे तल से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें एक ऐसे तल से टकराती है जो असमतल या मतलब खुरदरा हो, असमतल या खुरदरा हो, तो प्रकाश की किरणों का जो एक मतलब बड़ा भाग है वो इस पर मतलब असमतल जगह में टकरा कर ये इधर उधर फैल जाएंगी, एक निश्चित दिशा में तो जाएंगी नहीं। तो ठीक है, जो मतलब किरणों का जो प्रकाश का जो बड़ा भाग है वो टकरा कर मतलब एक फैल जाता है, इसे विसरित जो परावर्तन है वो कहते हैं, ठीक है। तो विसरित परावर्तन कहा जाता है। तो आपका इसका जो ऑप्शन है वो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा क्या है? यानी मनुष्य की जो सुनने की मतलब क्षमता होती है वो कितनी है? 0 से 10,000 हर्ट्ज, 2 से 200 हर्ट्ज, 20 से 30,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य की जो ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है वो आपकी 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। डी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाता है। अब इसी में अगर हम बात करें तो तरंगे एक 3 प्रकार की थी। एक तो होती है आपकी सर्व्य तरंगे, सर्व्य, ठीक है, जिसके ये हमने जिक्र किया है। एक मान लो असर्व्य, अवसर्व्य तरंगे, अवसर्व्य तरंगे। एक होती है प्रसर्व्य तरंगे। अब ये जो होती है सर्व्य तरंगे, ये जो होती है वो 20 से, ये तो हमने कर ही लिया ऑप्शन में, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अब बात हम करें असर्व्य तरंगों की। असर्व्य तरंगे वो होती है जो 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति की होती है, यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति की होती है। इन्हें मनुष्य है वो सुन नहीं सकता है, ठीक है। इससे जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वो इन्हें सुन सकते हैं, ठीक है। असर्व्य तरंगे जो 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। प्रासर्व्य तरंगे कौन सी होती है? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की होती है, वो होती है प्रासर्व्य तरंगे। इनका प्रयोग है वो फोटोग्राफी में, सोनार में, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है कि इनका प्रासर्व्य तरंगों का, ठीक है। तो असर्व्य तरंग, अवसर्व्य तरंगों की जो क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज आवृत्ति, और ये जो सर्व्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और 20,000 हर्ट्ज से अलग ऊपर होती है वो होती है प्रासर्व्य तरंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि कहलाती है। विलयनों से शुद्ध ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, संघनन कहते हैं, उद्रोगपातन कहते हैं या क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो इस जो विधि को कहा जाता है वो आपका क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। ठोसों को उनके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि को क्या कहा जाता है? क्रिस्टलीकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है कौन सा उपकरण है? बैटरी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है, मोटर है या उत्तोलक है? तो जो पास्कल के नियम पर जो आधारित है वो आपका है हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर हो जाता है। पास्कल का नियम क्या कहता है कि अगर हम किसी द्रव पर, किसी बर्तन के अंदर, इसमें मान लो द्रव भरा हुआ है, तो इस बर्तन पर हम एक दिशा में, मतलब एक दिशा से एक दिशा में अगर बल लगाएंगे तो ये जो इसके अंदर द्रव की जो सभी कण है वो सभी दिशाओं में यानी समान रूप से संचरित होंगे। ठीक है। तो ये पास्कल का नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि द्रव में किसी एक बिंदु पर आरोपित बल, किसी भी एक बिंदु पर आरोपित बल, मान लीजिए हम यहाँ बल लगाएंगे तो ये सभी कणों पर बल है जो काम करेगा, वो अन्य बिंदुओं पर भी समान रूप से बल है वो काम करता है। और क्षेत्रफल का जो भाग है वो मतलब कम क्षेत्रफल वाले भाग पर अधिक दाब को आरोपित किया जाता है। कम क्षेत्रफल होता है वहाँ अधिक दाब को आरोपित किया जाता है। यही है पास्कल का नियम। ठीक है। तो हमारे जो पास्कल के नियम पर आधारित हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर होगा। ठीक है।